William Shakespeare is one of the most eminent personalities of the world of old English literature. He needs no introduction, but still, I must tell you, he was a great poet and playwright. Playwright means dramatist. उन्होंने 39 ड्रामास लिखे जिसमें से आउट ऑफ विच 4 ड्रामास आर कॉल्ड 4 ग्रेट ट्रेजेडीज ऑफ विलियम शेक्सपियर और द होल इंग्लिश लिटरेचर. दे आर मैकबेथ, ओथेलो, किंग लियर एंड हैमलेट. इसके अलावा उन्होंने 3 पोएटिक नैरेटिव्स भी लिखे. लॉन्ग पोएटिक नैरेटिव्स, आप जानते हैं पोएटिक नैरेटिव्स को बैलेट्स कहा जाता है. इनके पोएटिक नैरेटिव्स बैलेट से थोड़े बड़े और एपिक्स से थोड़े छोटे थे. इसके अलावा उन्होंने 154 सोनेट्स लिखे. सोनेट्स आर 40-line poems. On the basis of composition, there are 2 types of sonnets. One is the old sonnets, that is called Italian sonnets also. Italian sonnets has 2 stanzas, one of 8 lines and another of 6 lines. The 8-line stanza is called octave and 6-line stanza is called sestet. Next जो poem आप पढ़ने वाले हैं, Ozymandias, is an example of old sonnet or Italian sonnet. And the another genre of sonnets is Shakespearean sonnet, or they can be also called modern sonnets. Shakespearean sonnets are so called because Shakespeare had introduced a new composition style in sonnets. Shakespearean sonnets have 3 quartets. Quartet matlab means 4-line stanzas. So 3 quartets make 12 lines and 1 couplet. Couplet means 2-line line. That makes 12 plus 2 makes 40. So let's start the poem. Not marble nor the gilded monuments of the princes shall outlive this powerful rhyme. पोएट कहते हैं कि बड़े बड़े प्रिंसेस में जो सुंदर सुंदर ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट्स बनाए जाते हैं, जो उनका रेमिनिसेंट बनाया जाता है, जो उनके मेमोरियल्स बनाए जाते हैं, मार्बल्स में बनाए जाते हैं. ग्रेट स्ट्रॉन्ग ग्रेनाइट आर कॉल्ड मार्बल, या उन्हें मेटल्स में बनाए जाते हैं या मेटल के लेयर से कवर किया जाता है. मेटल के थीन लेयर से कवर करने को गिल्डिंग कहा जाता है. तो ये गिल्डिंग किए जाते हैं मूर्तियों को और भी ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए और उन्हें लॉन्गर लास्टिंग बनाने के लिए, बिकॉज मेटल्स आर मोर लॉन्ग लास्टिंग, मोर टेंजिबल, मोर ड्यूरेबल देन मार्बल. और मार्बल ही अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग मटेरियल है. बनाए इसलिए जाते हैं किंग्स एंड हीरोज, warriors, great achievers used to create their monuments, their memorials and their statues to be remembered by the posterity, post generations. पोएट कह रहा है कि मैं तुम्हारा ये मेमोरियल किसका, विलियम शेक्सपियर ने अपने कई सारे पोएम्स को, सोनेट्स को डेडिकेट किए हैं किसी एक पर्सन को. शायद उन्हें वो बहुत मानते थे, शायद वो उनका कोई क्लोज फ्रेंड रहा हो या उनका कोई लवर, बिलवेड, लव्ड वन रहा हो. इस बात की चर्चा शायद उन्होंने कहीं नहीं की कि ये सारे पोएम्स, ये सारे सोनेट्स किसको डेडिकेटेड है. AC बेंसन विलियम शेक्सपियर के ऊपर एक बहुत बड़े क्रिटिक हैं, जिन्होंने कहा है कि शेक्सपियर ने ये बात कहीं क्लियर नहीं किया कि ये जो पोएम्स उन्होंने लिखा जिसमें शायद किसी की कल्पना की गई है, किसी को याद किया गया है, मगर उन्होंने ये चर्चा कहीं नहीं की कि ये सारे सोनेट्स किसको डेडिकेटेड हैं. जैसे कि एक और है, Shall I compare thee to a summer day? Shall I compare thee means you to a summer day? ये भी पोएम किसी लव्ड वन को ही डेडिकेटेड है. और यहाँ पोएट अपने लव्ड वन का, अपने प्यारे का, अपने दोस्त का एक मेमोरियल बनाना चाहता है राइम के द्वारा, अपनी कविता के द्वारा, अपने पोएम के द्वारा. और उन्होंने कहा कि ये पोएम सारे मार्बल्स और गिल्डेड मोन्यूमेंट्स को भी आउटलिव करेंगे. आउटलिव, ये आउट जहां भी प्रेफिक्स लगा, आउटलिव, आउटशाइन, आउटस्ट्राइप, आउटस्पीक, यानी कि दूसरों से ज्यादा, आउटस्ट्राइप दूसरों से आगे निकल जाना, आउटस्पोक दूसरों से ज्यादा बोलना या लिमिट से ज्यादा बोलना. तो आउटलिव यानी कि दूसरों से ज्यादा जिंदा होगा, ज्यादा ड्यूरेबल होगा, ज्यादा लॉन्जिविटी होगी. किसका? इस पावरफुल राइम का. राइम को पावरफुल क्यों कहा? राइम मीन्स पोएम. और ये पावरफुल क्यों है? क्योंकि देखिए, पोएट्री आप में, हम में, हर किसी के अंदर है. वी हैव लिटरेचर विद इन अस. लिटरेचर क्या है? वो फीलिंग्स है, वो इमोशंस है. आप देखिए, आप जब किसी इमोशन से डोमिनेटेड हो जाते हैं, आप रिदमिक हो जाते हैं. एक आदमी जो रोता है, रिदम में रोता है. जब वो गुस्से में होता है तो डायलॉग में गुस्सा करता है, स्ट्रॉन्ग सेंटेंसेज होते हैं. लेकिन जब वो रोता है, एक रिदम होता है. वो रिदम क्या है? रिदम इज द वॉइस ऑफ योर हार्ट. तो जब वो आवाज आपके हार्ट से निकलता है, वो
रिदम होता है, वो राइम होता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे अंदर इमोशंस होते हैं और मैं हम उसकी चर्चा दूसरों से करते हैं, अपने लोगों से करते हैं, लेकिन हम वो फीलिंग जो हमारे अंदर होता है वो सामने वाले के अंदर क्रिएट नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि वो फीलिंग तो है, वो राइम तो है, लेकिन वो राइम इतना पावरफुल नहीं है। आज ये पोयम, कोई भी पोयम, जो पोयम बनता है, जो भी कोई भी फीलिंग, कोई भी इमोशन जब वो पोयम के रूप में सामने आता है, पोयम के रूप में बाहर आता है, तो वो पोयम दूसरों के मन में भी वही सेंस क्रिएट करता है, वही सिंपैथी क्रिएट करता है, वही इमोशन क्रिएट करता है, वही स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस क्रिएट करता है, वही माइंडसेट क्रिएट करता है, वही इंक्लिनेशन क्रिएट करता है। उसी स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस को कहते हैं पोएट्री। तो जब वो पोएट्री, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस आपके अंदर स्ट्रांग होगा, तभी वो दूसरे को भी इम्पैक्ट कर पाएगा। तो किसी, अगर वो राइम, वो पोयम, वो इमोशन, वो स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस आपके अंदर स्ट्रांग है, पावरफुल है, तभी वो पोयम के रूप में बाहर आएगा। और वो पोयम इतना स्ट्रांग होगा कि वो दूसरों के अंदर सेम इमोशन को, सेम सिंपैथी को, सेम टेम्परामेंट को, सेम माइंडसेट को क्रिएट कर पाएगा, डेवलप कर पाएगा। तो ये जो पावरफुल राइम होगा, ये इतना पावरफुल होगा दैट विल लीव इवन लॉन्गर देन ऑल अदर मोन्यूमेंट्स, ऑल अदर memorials made by or made for the heroes, the achievers, the wonder workers, the groundbreakers. But you shall live more bright in these contents. Contents, you shall live more bright. वो जो सोने की चमक होगी ना, वो जो पीतल का गिल्ड किया हुआ मोनुमेंट में जो चमक होगा, उस जो पॉलिश्ड साइन होगी, उस साइन से भी ज्यादा ब्राइटनेस तुम्हारे अंदर होगा। यू शैल शाइन मोर ब्राइट इन दीज कंटेंट्स। कंटेंट्स इन दीज वर्ड्स नहीं कह रहा है, इन दीज वर्ड्स नहीं कह रहे। वर्ड्स क्या है? वर्ड्स आर द मोस्ट कॉमन प्लेस थिंग्स। ये जो मार्बल, नॉट, गिल्डेड, आउटसाइन, आउटलीव, ये सारे वर्ड तो हम लोग रोज यूज करते हैं। ये पोयम नहीं है। पोयम क्या है? पोयम है उस उन वर्ड में छुपे हुए कंटेंट्स, फैक्ट जो आप आंखों से देखते हैं और फैक्टर जो उसके पीछे होता है। तो वर्ड्स फैक्ट्स है और उसके द्वारा क्रिएट किए गए इमोशंस फैक्टर है। तो जो फैक्टर है, उस फैक्टर में, उस सेंस में, उस पोयम के अंदर, उस उन सारे शब्दों के, वो लाइन के पीछे जो एक इमेज है पोएट क्रिएट किया है, वो इमेज हमेशा चमकता रहेगा और सोने चांदी के से जड़े हुए, गढ़े हुए सारे मेमोरियल से भी ज्यादा साइन करेगा। दैन अनस्वेप्ट स्टोन besmeared by slutty time। अनस्वेप्ट स्टोन क्या होता है ना, कि जब किसी मूर्ति की, किसी की अचीवर की, किसी किंग, वॉरियर, हीरोज के मूर्तियों को जब अनावरण होता है, अनवेलिंग होता है, एक ग्रेट सेरेमनी होती है, लोगों की भीड़ इकट्ठा होती है, सेरेमनाइज किया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है, बड़ी बड़ी स्पीचेज दी जाती है, लेकिन बाद में फिर वो क्या होता है? अनस्वेप्ट होता है। कोई उसको डस्टिंग करने नहीं आती, झाड़ने पोछने नहीं आती। और अगर झाड़ा पोछा भी गया, अगर साफ सफाई की भी गई, तो भी समय के साथ साथ सारी चीजें पुरानी होती है, ऑब्सोलीट होता है, उसकी ग्लैमर जाती है, उसकी चमक धीरे धीरे जाती है। ये आप देख रहे हैं द ताजमहल लूजिंग इट्स शाइन, इट्स ग्लिमर बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर। तो धीरे धीरे वो चमक कमता चला जाएगा और इसमें बड़ा एक स्लटिश रोल प्ले करता है टाइम। टाइम को यहाँ पोएट ने स्लटिश कहा, वर्ड को मार्क कीजिएगा। टाइम यहाँ पर्सोनिफाइड हो रहा है। स्लटिश मतलब होता है खास करके एक कैरेक्टर जो अनरेस्ट्रेन्ड लाइफ जीता है। अनरेस्ट्रेन्ड खास करके महिलाओं के लिए यूज होता है, जो अनरेस्ट्रिक्टेड लाइफ जीती है, ये अनफेथफुल होती है, जो किसी के लिए लॉयल नहीं होती और वो रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती है सोशल नॉर्म से, फैमिलियर बॉन्डेज से, अपने हस्बैंड, अपने लवर के प्रति जो लिमिटेड नहीं है, जो रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, अनरेस्ट्रेन्ड है, उन्हें स्लटिश कहा जाता है। तो टाइम भी स्लटिश है। आज आपको फेवर कर रहा है, यू फील द टाइम इज योर्स। बड़े बड़े अचीवर्स को, बड़े बड़े वॉरियर्स को, बड़े बड़े ग्राउंड ब्रेकर्स को, बड़े बड़े स्टार्स को कभी कंफ्यूजन हो जाता है, कभी मिसकंसेप्शन हो जाता है कि समय उसका है, समय उसके लिए है। करप्ट हो जाते हैं, वो टायरेनस हो जाते हैं, डेस्पोटिक हो जाते हैं, आर्बिट्ररी हो जाते हैं, मनमौजी, निरंकुश हो जाते हैं। फिर समय का परिवर्तन आता है। Same personality has to go through most disrespectable moments, most the worst of moments of their life। तो टाइम किसी का नहीं है, टाइम किसी को फेवर नहीं करता। किसी बड़े बड़े राजकुमारों के, प्रिंसेस के, जो अपने समय में उन्होंने, प्रिंस ने, किंग ने अपनी स्टैचू बनवाई, लोग उसके सामने झुकते हैं, रोज सलाम करके जाते हैं। ऐसे आपने सुना होगा, टोपी उतार कर लोग सैल्यूट करके आगे बढ़ते हैं। फिर एक दिन बदलता है, समय, टाइम टेक्स ओवर, टाइम टर्न्स ओवर। फिर उसी मूर्ति की बड़ी दुर्दशा होती है, डाउन, क्रम्बलिंग, ruined, dilapidating, collapsing, falling down in bits शुरू होता है।
When wasteful war shall statues overturn. Wasteful war. When wasteful war. Example of alliteration. When wasteful war shall statues overturn. Overturn. When wasteful war shall statues overturn. सारे स्टैच्यूज को ओवरटर्न कर देते, उलट देंगे. वेस्टफुल वॉर. वॉर को वेस्टफुल कहा गया क्योंकि वॉर हमेशा वेस्टेज लेकर आता. कोई भी वॉर कभी भी किसी भी बायलैटरल क्रॉस बॉर्डर डिस्टर्बेंसेस का सोल्यूशन नहीं हो सकता. आज आप देख रहे हैं पिछले 3-4 सालों से दुनिया के कोई ना कोई देश आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं. ये डिस्ट्रक्शन कभी भी अल्टीमेट सोल्यूशन की तरफ नहीं जा सकती. आज दुश्मन का समय बुरा होगा, वो रिटेलिएट नहीं करेगा, बट वो आने वाले समय के रिटेलिएशन की तैयारी करेगा. तो वॉर्स ऑलवेज क्रिएट वेस्टेज. सो वेस्टफुल वॉर शैल स्टैच्यूज ओवरटर्न. एक समय आएगा ये सारे मूर्तियां टूट जाएंगी, बिखर जाएंगी. एंड ब्रॉयल्स रूट आउट द वर्क ऑफ मैसनरी. ब्रॉयल मतलब बवंडर, टोर्नेडो, whirlwind, storm will root out the work of masonry. Work of masonry, ये जो बिल्डिंग है, मॉल्स, बिल्डिंग्स, टाउन्स, ब्रिजेस, रोड्स, ये जो आप देख रहे हैं वर्क्स ऑफ मैसनरी है. ये सारे वर्क्स ऑफ मैसनरी का एक टाइम आएगा, वॉर होगा या ब्रॉयल आएगा. ये वॉर क्या है? मैनमेड डिस्ट्रक्शन है. ब्रॉयल क्या है? नेचुरल है. किसी न किसी कारण से डिस्ट्रक्शन आता है, मैनमेड हो या नेचुरल हो. हर किसी कोई भी कारण से, किसी भी कारण से डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, किसी भी कारण से डिस्ट्रक्शन तो आते ही है. तो कुछ वॉर्स में डिस्ट्रॉय कर दिए जाएंगे, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज में डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे. लेकिन नॉर मार्स विथ हिज स्वॉर्ड, नॉर मार्स विथ हिज स्वॉर्ड, यहां तक कि मार्स द लेजेंडरी गॉड ऑफ वॉर, द लेजेंडरी गॉड ऑफ वॉर भी खुद नीचे आ जाए अपने स्वॉर्ड के साथ. नॉर मार्स विथ हिज स्वॉर्ड, मार्स भी अपने स्वॉर्ड के साथ अगर धरती पर आ जाए. नॉर वॉर्स क्विक फायर शैल बर्न, ना ही तो युद्ध के क्विक फायर, आग जो एक एक बार में. आज देख रहे हैं, आज क्या कह रहे हैं, मिसाइल्स, रॉकेट्स, ड्रोन सब तेल अवीव से लेके अजरबैजान, गाजा पट्टी, और आपने ये जो सारे एग्जांपल्स जो अभी हाल फिलहाल के दिनों में आपने देखा, ईरान की क्या हालत हुई आपने देखा, लेबनान डिस्ट्रॉय हो गए, बरसों लगा. इट टेक इयर्स, इट टेक एन इपॉक, it takes an age for a town to build up. और क्या हुआ? क्विक फायर, एक बार आग लगी, सब डिस्ट्रॉयड हो गया. दिस लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, लिविंग रिकॉर्ड, ये जो तुम्हारी यादों की जो मेमोरी है वो हमेशा जिंदा रहेगा, इसे कोई डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता. द लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी, ये जो जिंदा, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन हुआ है इस्तेमाल, यहाँ पोएम को पर्सोनिफाई किया गया है. लिविंग रिकॉर्ड ऑफ दिस मेमोरी, ये मेमोरी जो होगा एक लिविंग रिकॉर्ड होगा, ये जिंदा होगा, इसे कोई मार नहीं सकेगा, ये हमेशा जिंदा रहेगा. अगेंस्ट डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनमिटी. अगेंस्ट मतलब अगेंस्ट डेथ. अच्छा, वॉर में खत्म नहीं हुआ, मैनमेड डिस्ट्रक्शन में खत्म नहीं हुआ, तो नेचुरल कैलेमिटीज. अब नेचुरल कैलेमिटीज से जो बच गए उन्हें खत्म करेगा डेथ. डेथ इज द मोस्ट परमानेंट ट्रूथ ऑफ लाइफ. द वन हु इज बॉर्न मस्ट डाई, द वन व्हिच इज क्रिएटेड विल बी डिस्ट्रॉयड. द वन हु इज बॉर्न मस्ट डाई, द वन व्हिच इज क्रिएटेड मस्ट बी डिस्ट्रॉयड. जो जन्म लिया वो मरेगा, जो बनाया गया वो एक दिन टूटेगा, गिरेगा. लेकिन ये जो लिविंग रिकॉर्ड ऑफ योर मेमोरी है वो डेथ को भी पार करेगा. मृत्यु भी इससे कभी नहीं आ सकती, क्योंकि मृत्यु किसको आता है? शरीर को आता है, आत्मा को नहीं आता, थॉट्स को नहीं आता. एक 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 रिवोल्यूशनिस्ट मर जाता है, एक क्रांतिकारी मर जाता है, लेकिन क्रांति जिंदा रहती है, क्योंकि क्रांति वो इमोशन है जिसे डेथ नहीं आ सकता. क्रांति वो आइडिया है, क्रांति वो थॉट है, क्रांति वो सेंटिमेंट है जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन पास होता रहता है, वो कभी मर नहीं सकता. तो क्रांति जिंदा रहता है क्योंकि क्रांति एक विचारधारा है. रिवोल्यूशन, रिएक्शन, रिटेलिएशन, these are the thoughts, these are the set of mind, so that survive. Brain may be destroyed, but the idea that the brain creates is transferred from generation to generation. मृत्यु शरीर को आता है. विलियम शेक्सपियर 52 साल की उम्र में चले गए, 1616 में ही चले गए, और आज हम 2026 में पढ़ रहे हैं, 390 ईयर्स की बात पढ़ रहे हैं. तो आइडिया वो जो जन्म लिया था उनके दिमाग में कभी आज भी सर्वाइव कर रहा है. तो केस डेथ, मृत्यु नहीं आ सकती इस विचार को, इस इमेज को, इस क्रिएशन को, इस इमेजिनेशन को, क्योंकि ये इमेजिनेशन एक जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होते रहेंगे. एक हीरो होता है, जैसे आप किसी भी लेजेंडरी फिगर को ले लीजिए, जीसस क्राइस्ट को लीजिए, प्रॉफिट मोहम्मद को लीजिए, या लॉर्ड राम को लीजिए. एक क्रिएटर ने उसे अपने रचनाओं में ग्लोरीफाई किया,
और उसके इमेज जो एक बार जनरेशन के अंदर आए, इंसानों के दिमाग में आया, दैट इज पासिंग ऑन टू फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, डेथ एंड ऑल ऑब्लिवियस एनिमिटी, गेंस मृत्यु से भी आगे जाएगा। और बहुत से लोग मृत्यु से पहले भी मरते हैं अपने दुश्मनों के प्रयास से। दुश्मन एनमिटी जो ऑब्लिवियस होता है, जो भूल जाता है कि उससे भी एक दिन मरना है। एनमिटी दुश्मनी को ऑब्लिवियस क्यों कहा गया? यहाँ पे दुश्मनी पर्सनिफाइड हो गया, दुश्मनी एनमिटी पर्सनिफाइड हो गया, क्योंकि एनमिटी क्या है? ऑब्लिवियस है, भुलक्कड़ है। भुलक्कड़ कौन होता है? वो तो इंसान होता है। ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन क्वालिटी इज बीइंग transferred to, attributed to enmity, an abstract noun, an abstract idea. So that is also an example of personification. Enmity oblivious है, क्यों? क्योंकि enmity ये भूल जाता है कि उसकी जिंदगी भी 70 साल की है यहाँ, and he is going to create a change in the society. He is going to kill someone, though he knows that he forgets for some time, that he too has to die one day. वो किसी को मारने जाता है, बर्बाद करने जाता है, तो उसको भी पता, उस समय वो भूल जाता है कि वो कुछ दिनों के बाद तो उसकी भी यहाँ से डिपार्चर होनी है। काहे की दुश्मनी? दिस इज ऑब्लिवियस एनमिटी। तो दोस्त के बनाए हुए वो इमेज जो लोगों के दिमाग में सर्कुलेट हो रहे हैं, दैट कैन नॉट बी इवन डिस्ट्रॉयड बाय द ऑब्लिवियस एनमिटी। Shall you pays forth and your praise shall find room. Shall you pays forth मतलब you shall pays forth। यहाँ पे पोएट ने इन्वर्जन यूज किया। इन्वर्जन में क्या होता है? लाइन के वर्ड्स को आगे के पीछे करता है। you shall pays forth को यहाँ पे उन्होंने कर दिया shall you pays forth। इसके पहले भी war shall statues overturn, तो war shall overturn statues, वहां भी इन्वर्जन का इस्तेमाल हुआ था लाइन नंबर 5 में, और यहाँ भी इन्वर्जन का इस्तेमाल। इन्वर्जन जनरली पोएट राइम्स के लिए या लाइंस को और भी ज्यादा इंप्रेसिव, म्यूजिकल और इफेक्टिव करने के लिए, बनाने के लिए करते हैं। तो शैल यू पेस फोर्थ, यू शैल पेस फोर्थ। पेस फोर्थ मतलब होता है आगे बढ़ना, मूव है, आप आगे बढ़ते जाइएगा। एंड योर प्रेस शैल फाइंड रूम, यहाँ पे रूम का मतलब स्पेस। योर प्रेस शैल फाइंड रूम, प्रेज मतलब लव, प्रेज मीन्स एडमिरेशन, प्रेज मीन्स एडोरेशन, एडमिरेशन, अफेक्शंस, तो एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स है, एब्स्ट्रैक्ट एलिमेंट्स है, लेकिन उन्हें ग्लोरीफाई किया गया, उन्हें सॉलिडिफाई किया गया, उन्हें इनकारनेट किया गया, अवतार में लाया गया, शरीर में लाया गया कि योर प्रेज शैल फाइंड रूम। तुम्हारे प्रेज को, तुम्हारे एडमिरेशन को, तुम्हारे एडोरेशन को, तुम्हारे अफेक्शन को भी स्पेस मिलेगा, जगह मिलेगा। मतलब एक ढंग से हम कह सकते हैं ये भी पर्सोनिफाइड है। इवन इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटी दैट दिस वर्ल्ड वियर आउट टू द एंडिंग डूम। सारे पोस्टेरिटी, सारे पोस्ट जनरेशन, पोस्टेरिटी मतलब पोस्ट जनरेशन, सारे पोस्ट जनरेशन के मन में, आंखों में आपको एक स्थान मिलेगा। वो सारी आंखें, वो सारी शरीर, वो सारी जीवन, वो सारी जनरेशन जिन्हें ये दुनिया धीरे धीरे एंडिंग डूम की तरफ ले जा रही है। एंडिंग डूम, अंतिम दिन की तरफ। डूम कहा जाता है। डूम मतलब हो गया, बाइबल में डूम्स डे कहा गया है, प्रलय वाले दिन को, कयामत वाले दिन को, जिस दिन सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो जैसे ही एक आदमी जन्म लिया, जैसे ही एक एनिमल जन्म लिया, वो क्या होता है? वो अपनी मृत्यु की तरफ जाने लगता है, एंडिंग डूम की तरफ जा रहा है। आपको लगे उसकी मृत्यु के बाद क्या प्रलय आ जाएगा? क्या आ जाती है? बहुत सारे लोग मरे, कयामत आ गई? नहीं। अकॉर्डिंग टू द क्रिश्चियन फेनेटिक आइडिया, कंसेप्ट ऑफ लाइफ, Christian fanatic concept, those who are dying, they are going into their graves to wait for the ending day or the doomsday, the judgment day. लाइफ के 2 फेजेज होते हैं, एक्टिव फेज एंड पैसिव फेज। जब तक आप जिंदा हैं आपका एक्टिव फेज है, और मौत के बाद आप पैसिव फेज में, आप अपने ग्रेव में वेट करते हैं जजमेंट डे का, लास्ट डे का, डूम्स डे का, जब गॉड विल कम डाउन ऑन द अर्थ, विल विजिट द ग्रेव्स एंड विल गिव यू a chance in the new creation on the basis of the sin and the good you have done in your life. तो वो भी एक फेज है, फेज ऑफ लाइफ। तो वहां आप क्या हो रहा है? एंडिंग डूम के लिए आगे बढ़ रहे हो। जैसे वंस बॉर्न ऑन द अर्थ, यू आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स द एंडिंग डूम। तो ये जो ऑल पॉस्टेरिटी, ये जो सारे आने वाले जनरेशन जो पैदा होंगे और फिर वो अपनी यात्रा शुरू करेंगे अपने एंडिंग डूम के लिए, उन सारे जनरेशन की आंखों में तुम्हें एक स्थान मिलेगा। यू विल गेट अ प्लेस। शैल यू पेस फोर्थ इन द आईज ऑफ ऑल पोस्टेरिटीज। सारे आने वाले जनरेशन की आंखों में तुम्हारी एक तस्वीर होगी। मैं एक इतना पावरफुल राइम तुम्हारे यादगार में, तुम्हारी याद में क्रिएट करूंगा। सो टिल द जजमेंट दैट योरसेल्फ अराइज, यू लिव इन दिस एंड ड्वेल इन लवर्स आइज। तो जजमेंट डे तक, जजमेंट डे, टिल द जजमेंट दैट योरसेल्फ अराइज, उस जजमेंट वाले दिन जिस दिन गॉड नीचे आकर जजमेंट करेंगे, जो कि दैट योरसेल्फ अराइज, जो कि आपने खुद अराइज किया। यानी कि if the God gives you a very good life in the next creation, it doesn't mean God favors you. It is because of your own right or wrong deeds. So that means you have arisen, you have aroused that
judgment. The judgment has been aroused by you only, that you are self-aroused. You live in this and dwell in lover sign. तुम मेरी इस कविता में रहोगे। जिस दिन सारा क्रिएशन ही खत्म हो जाएगा तो सारी मेमोरीज खत्म हो जाएंगी, सारे दिमाग, सारे ब्रेन्स खत्म हो जाएंगे, ब्रेन्स खत्म हो जाएंगे तो मेमोरीज खत्म हो जाएंगे। जब सब कुछ डिस्ट्रॉयड हो जाएगा तो ये पोएम भी कहीं भी किसी भी पेपर में प्रिंट होगा वो डिस्ट्रॉयड हो जाएगा। तो उस दिन तक, उस जजमेंट डे तक आप इस कविता में रहोगे। जनरेशन आफ्टर जनरेशन में आप की मेमोरी ट्रांसफर होती रहेगी और लोगों के आंखों में, नजरों में आप बसेंगे। ड्वेल इन लवर्स आईज मतलब क्या होता है? जैसे हम कहते हैं कि किसी को दिल में बसाएंगे, तो वैसे ही कहा जाता है एपल ऑफ आई। एपल ऑफ आई मीन्स होता है वेरी मच लव्ड वन। तो यू विल ड्वेल इन द आईज ऑफ पीपल, दैट मीन्स यू विल लिव इन द हार्ट ऑफ द पीपल। एंड लास्टली, मार्क द टेक्निक ऑफ विलियम शेक्सपियर। शेक्सपियर के टेक्निक को जब मार्क कीजिए, निगेटिव साउंड एंड निगेटिव वर्ड से उन्होंने स्टार्ट किया। नॉट मार्बल नॉट द गिल्डेड वन, नॉट से शुरू किया। एंड इन द पोएम he has incorporated a number of sad, doom, gloomy, destructive images, but at the same time, side by side, there is an underlying optimistic thought. The poet starts with a negative element, continues with all sorts of sad, gloomy, and disastrous figures and images, but at the same time, side by side, there is always an underlying sense of strong optimism. So, in the appearance, the poem is sad and gloomy and full of negative elements, but in sense, it is highly optimistic. In sense, it is always kindling or burning a light of strong optimism, strong hope, and great positive vibe. And that ends. And the link of all the questions and the value points of this poem given in the comment box here. Please watch it and try to work out the questions. Meet you very soon. Take care of yourself. Thank you.